कॉन्शियसनेस क्या है? लंबे समय से एक सवाल हम इंसानों को परेशान करता रहा है कि मैं कौन हूं? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूं या शरीर से परे भी मेरा कोई अस्तित्व है? क्योंकि जैसा कि हम अनुभव करते हैं कि बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक हमारा शरीर लगातार बदलता जाता है, लेकिन नहीं बदलता तो हमारे होने का एहसास, हमें हमारे अस्तित्व का बोध लगातार बना रहता है। ये बोध ही वो चीज है जो हमें कॉन्शियस बनाता है, जो हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए प्रेरित करता है। आखिर ये क्यों है? इसके होने का क्या कारण है? कॉन्शियसनेस यानी चेतना, ये एक ऐसी चीज है जो लंबे समय से हमारे लिए रहस्य बनी हुई है। ये कैसे पैदा होती है? क्या इसका कारण सिर्फ दिमाग में न्यूरॉन्स की फायरिंग है या दिमाग से परे भी इसकी कोई सत्ता है? आजकल के न्यू एज आध्यात्मिक गुरुओं की माने तो चेतना इस यूनिवर्स के कण कण में मौजूद है। जहां परिस्थितियां अनुकूल होती हैं वहां ये प्रकट हो जाती है। जीवन की भौतिक प्रक्रियाएं इसके लिए एक माध्यम जैसी हैं जिनके जरिए ये खुद को प्रकट करती है। वो ये कहते हैं कि दिमाग चेतना का कारण नहीं है, बल्कि हमारा दिमाग एक एपरेटस जैसा है जो रेडियो की तरह इसे पकड़ लेता है और इस तरह ये हम में प्रकट होती है। ये नॉन मटेरियल है, यानी इसे भौतिक साधनों यानी किसी भी सेंस ऑर्गन या फिर किसी डिटेक्टर से नहीं पकड़ा जा सकता। आजकल की युवा पीढ़ी में ये विचार काफी ज्यादा पॉपुलर है और जिसकी वजह यह है कि ये सुनने में काफी साइंटिफिक लगता है। और दूसरी एक वजह शायद ये भी है कि कॉन्शियसनेस को साइंस में कुछ अनएक्सप्लेन्ड फिनोमिनास की इंटरप्रिटेशन में एक संभावना के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आजकल के कुछ न्यू एज धर्मगुरुज इन्हीं इंटरप्रिटेशन का हवाला देकर यूनिवर्सल सुप्रीम कॉन्शियसनेस की इस थ्योरी को एक प्रूवन फैक्ट की तरह पेश करते हुए देखे जा सकते हैं। तो सच क्या है? आखिर ये चेतना यानी कॉन्शियसनेस है क्या चीज? और ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की थ्योरी आखिर कितना सही है? क्या वास्तव में भौतिक जगत से परे ऐसी किसी चीज का अस्तित्व है? साइंस इस बारे में क्या कहता है? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। यूनिवर्सल सुप्रीम कॉन्शियसनेस का विचार काफी पुराना है। अलग अलग धर्मों में इसे अलग अलग ढंग से व्यक्त किया गया है। भारतीय धर्मों में इस विचार की जड़ें काफी गहरी हैं। हिंदू धर्म में कई स्कूल ऑफ थॉट्स जैसे कि द्वैत, त्रैत और अद्वैतवादी इसे अलग अलग ढंग से व्यक्त करते हैं, लेकिन एक सुप्रीम कॉन्शियस बीइंग यानी परम चेतन सत्ता के अस्तित्व पर सभी एक मत हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इस विचार को पैनसाइकिज्म कहा जाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कॉन्शियसनेस क्या है इसे एक बार क्लियर करना बहुत जरूरी है। कोई चीज कॉन्शियस है या नहीं, ये कैसे पता करें? इसका एक सरल तरीका यह है कि हम ये देखें कि कौन अपने आसपास की चीजों के लिए कितना सजग यानी अवेयर है। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस इज एन अवेयरनेस ऑफ अ बीइंग टू इट्स सराउंडिंग एंड नॉट ओनली सराउंडिंग बट टू देयर ओन। यानी सजगता केवल अपने आसपास की चीजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने बारे में भी है। और जब इस विचार को दिमाग में रखकर हम अपने आसपास नजर डालते हैं तो पाते हैं कि लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में एक बड़ा डिफरेंस यही है। लिविंग थिंग्स अपने आसपास की चीजों के लिए अवेयर हैं, न केवल अपने आसपास की चीजों के लिए बल्कि अपने अस्तित्व के लिए भी उनमें ये अवेयरनेस देखी जाती है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं। हमारे तमाम गैजेट्स इस मशीनी बुद्धिमत्ता से लैस हैं। वो बहुत से ऐसे टास्क चुटकियों में कर सकते हैं जो हमारे लिए बेहद मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वे हमारी तरह कॉन्शियस हैं। वो सिर्फ एल्गोरिदम्स पर काम करते हैं जिसे हम इंसानों ने उस खास काम के लिए डिजाइन किया है। हालांकि हमारा दिमाग भी समस्याओं के हल के लिए कुछ कुछ इन मशीनी एल्गोरिदम्स की तरह काम करता है, लेकिन इनमें और मशीनों में एक बड़ा फर्क ये है कि इसमें अस्तित्व के प्रति अवेयरनेस है। जैसे हम अपनी बात करें तो हम दैनिक जीवन में जो कुछ करते हैं उस दौरान हो रहे अनुभवों के प्रति भी अवेयर रहते हैं। ये जो अवेयरनेस एंड परसेप्शन है, जिसे क्वालिया भी कहते हैं, ये वो चीज है जो कि शायद मशीनों में नहीं है। आखिर ये क्यों है? इसका क्या कारण है? क्या ये सभी जीवों में होती है या सिर्फ इंसानों या फिर कुछ विकसित मस्तिष्क वाले जीवों में? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना बेहद मुश्किल है, इसलिए इसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं।
इन सवालों के जवाब देने में असल मुश्किल ये है कि हमारे पास कॉन्शियसनेस को ऑब्जेक्टिवली स्टडी करने का कोई भी तरीका नहीं है। कहने का मतलब है कि जिस तरह हम अपने आसपास की चीजों के प्रति अवेयर हैं और उनको लेकर हमारा एक परसेप्शन है, एक सोच है, क्या कोई कॉकरोच भी उसी तरह अवेयर है या वो मात्र बायोलॉजिकल एल्गोरिदम्स पर काम कर रहा है? सच्चाई यह है कि हमारे पास इसे जानने का कोई भी तरीका नहीं है। हम सिर्फ ऐसा अनुमान ही कर सकते हैं। यही नहीं, अपने अलावा बाकी इंसानों के बारे में भी हम सिर्फ अनुमान ही कर सकते हैं कि जिस तरह हम कॉन्शियस हैं उसी तरह बाकी इंसान एंड अदर इंटेलिजेंट एनिमल्स भी कॉन्शियस होंगे। इसे ऑब्जेक्टिवली जानने का कोई भी तरीका अभी तक तो हमारे पास नहीं है। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये कॉन्शियसनेस क्यों है और कैसे पैदा होती है? इस सवाल के जवाब में हमें दो तरह के आइडियाज देखने को मिलते हैं। एक आइडिया कहता है कि ये पूरी तरह से ब्रेन के फिजिकल प्रोसेस से पैदा होती है, तो दूसरा कहता है कि नहीं, इसका स्रोत ब्रेन से भी परे कहीं और है। प्राचीन समय में जबकि लोग ब्रेन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते थे, तो ऐसे दौर में कॉन्शियसनेस के कारण के रूप में एक नॉन फिजिकल कॉज की कल्पना कर लेना बहुत ही आसान था। आत्मा या सोल एक ऐसी ही चीज है जिसको कि कॉन्शियसनेस के कारण के रूप में सदियों से पेश किया जाता रहा है। फेमस फिलोसोफर रेने डेकार्ट ने सोल और बॉडी को दो डिफरेंट चीजों के रूप में डिस्क्राइब किया है। बॉडी फिजिकल है तो सोल नॉन फिजिकल, सोल कॉन्शियस है तो बॉडी नॉन कॉन्शियस, और ये कॉन्शियस सोल नॉन कॉन्शियस बॉडी को ऑपरेट करती है। डेकार्ट का कहना था कि मन एक ऐसी चीज है जिसकी तुलना फिजिकल या फिर कहें मटीरियल चीजों से नहीं की जा सकती। मैटर जड़ है, स्थानिक है, जबकि मन गतिमान है। मन के जरिए आप गुलाब के फूल को न केवल देख सकते हैं बल्कि उसकी खुशबू को भी महसूस कर सकते हैं, जबकि फिजिकली आपने उसे ना तो देखा है और ना ही छुआ है। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि मन फिजिकल मैटर जैसा नहीं है। डेकार्ट के इस विचार को हम माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म के नाम से जानते हैं। उनका कहना था कि ब्रेन में मौजूद पिनियल ग्लैंड में बैठकर सोल इस बॉडी को ऑपरेट करती है। डेकार्ट के समय के कई विचारकों ने उनकी इस थ्योरी पर सवाल उठाए, जिनमें से एक थी बोहेमिया की प्रिंसेस एलिजाबेथ। उन्होंने डेकार्ट से पूछा कि यदि सोल नॉन फिजिकल है तो ये फिजिकल बॉडी को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकती है। ये सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन नॉन मटेरियल सोल या कॉन्शियसनेस के समर्थकों के लिए आज भी नाइटमेयर है। आखिर कोई नॉन फिजिकल नॉन मटेरियल चीज किसी मैटर को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है? अगर करती है तो ये इंटरेक्शन कहां पर होता है? जैसे अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम टेबल पर पड़ी किसी चीज को उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो सोल से ये सूचना ब्रेन तक और ब्रेन से सोल तक कैसे पहुंचती है, किस माध्यम से पहुंचती है, ये इंटरेक्शन कहां पर होता है? सूचना का ये आदान प्रदान कहीं तो होना चाहिए, आखिर कहां और कैसे? ठीक है, हम मानते हैं कि सोल जो कि नॉन फिजिकल है उसे हम किसी भी तरह ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये फिजिकल चीजों को अफेक्ट करती है तो इसका प्रभाव कहीं तो दिखना चाहिए। जैसे ब्लैक मैटर और ब्लैक एनर्जी को भले ही हम फिजिकली ऑब्जर्व ना कर सकें, लेकिन उनका प्रभाव देखा जा सकता है। दूसरी एक चीज गौर करने वाली ये भी है कि जैसे ब्लैक एनर्जी की बात करें तो इसका प्रभाव हमें बड़े स्केल पर देखने को मिलता है। यानी ये छोटे स्केल पर एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन इसका इफेक्ट इतना नेग्लिजिबल होता है कि जिसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का दावा किया जा रहा है वो तो छोटे स्केल पर चीजों को प्रभावित कर रही है। एक बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन ब्रेन तक की चीजों को ऑपरेट कर रही है, जो कि मटेरियल चीजों से बनी है। तो अगर इतने छोटे स्केल पर चीजों को प्रभावित कर सकती है तो उसके प्रभाव को यंत्रों से ना पकड़ा जा सके, इसका कोई भी कारण नहीं है। तो आखिर सोल या कॉन्शियसनेस के प्रभाव को आज तक क्यों नहीं देखा जा सका? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका कोई भी लॉजिकल जवाब किसी भी आत्मावादी या पैनसाइकिज्म के समर्थक के पास नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से कुछ समर्थकों और न्यू एज गुरुओं ने क्वांटम फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स की वियर्डनेस को अपनी थ्योरी के समर्थन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इनमें दीपक चोपड़ा एक जाना पहचाना नाम है, जो काफी समय से कॉन्शियसनेस को मैटर से ऊपर और इस यूनिवर्स की बेसिक प्रॉपर्टी बताते रहे हैं। उनका कहना है कि क्वांटम फिजिक्स के कुछ प्रयोग इसे सिद्ध करते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस ही रियलिटी को पैदा करती है। इसे साबित करने के लिए वो क्वांटम फिजिक्स के एक फेमस प्रयोग, जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, उसका उदाहरण देते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो YouTube पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसके जरिए आप इसको समझ सकते हैं।
इन शॉर्ट कहूं तो क्वांटम एंटिटीज में हमें वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी देखने को मिलती है। क्वांटम एंटिटीज जो हैं वो एक प्रोबेबिलिटी वेव के रूप में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जब हम उन्हें किसी जरिए से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है और वो एक पार्टिकल की तरह बर्ताव करने लगते हैं। आमतौर पर जब हम किसी क्वांटम पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन को दो पतले स्लिट्स से गुजारते हैं तो हमें सामने पर्दे पर दो समांतर रेखाओं के बजाय एक फ्रिंज मिलती है जो कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को दर्शाती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट के दौरान हम स्लिट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से होकर आया है, तो आश्चर्यजनक रूप से हमें पर्दे पर दो समांतर रेखाएं मिलती हैं। यानी डिटेक्ट करते ही इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह बर्ताव करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हम डिटेक्टर को बंद करते हैं तो हमें वापस पर्दे पर एक फ्रिंज मिलती है। यानी हमारे डिटेक्ट करने मात्र से क्वांटम पार्टिकल्स के नेचर में फर्क आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि मानो उन्हें पता चल गया हो कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसी कारण इस इफेक्ट को हम ऑब्जर्वर इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सब हमारे लिए बड़ा अनोखा है क्योंकि आम जीवन में हम ऐसा कुछ नहीं देखते। ये सब इतना अजीब है कि इसने महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन को भी हैरत में डाल दिया था। क्वांटम मैकेनिक्स की वियर्डनेस पर उनका कहना था कि इसका मतलब जब मैं चांद को नहीं देखता तो क्या वो वहां पर नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स की वियर्डनेस जहां पश्चिम के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रही थी तो वहीं पूर्व के रहस्यवादियों को इसमें अपने रहस्यवाद को वैज्ञानिक जामा पहनाने की संभावना नजर आ रही थी। दुनिया भर के वैज्ञानिक जहां सर जोड़कर इसे समझने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं ये रहस्यवादी इसे समझने की घोषणा कर चुके थे और अपनी समझ दुनिया को बताने के लिए किताबें लिखने में व्यस्त थे। तो क्या वास्तव में क्वांटम वर्ल्ड का कॉन्शियसनेस से कुछ कनेक्शन है? और क्या हमारी कॉन्शियसनेस क्वांटम वर्ल्ड को और क्वांटम वर्ल्ड के जरिए हमारे आसपास की चीजों को अफेक्ट करती है? 1932 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन वॉन न्यूमन ने विचार रखा कि वेव फंक्शन मेजरमेंट डिवाइस से लेकर एक ऑब्जर्वर के सब्जेक्टिव परसेप्शन के बीच की चेन ऑफ इवेंट में कहीं भी कोलैप्स कर सकता है। 1960 में एक वैज्ञानिक E.P. विग्नर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए यह साबित करने की कोशिश की कि इस कोलैप्स का कारण वास्तव में कॉन्शियसनेस है। क्वांटम वर्ल्ड की इस इंटरप्रिटेशन को वॉन न्यूमन विग्नर इंटरप्रिटेशन के नाम से जानते हैं। आज बहुत सारे लोग इस इंटरप्रिटेशन का हवाला देकर कॉन्शियसनेस के मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्शन को साबित करते हुए देखे जा सकते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि दिस इज जस्ट एन इंटरप्रिटेशन, नॉट एन एविडेंट फैक्ट। और क्वांटम मैकेनिक्स की यही एकमात्र इंटरप्रिटेशन नहीं है, देयर आर सो मेनी अदर्स, और जहां पर कॉन्शियसनेस को इक्वेशन में लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स की सबसे मान्य इंटरप्रिटेशन कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन है और जिसमें किसी भी कॉन्शियसनेस की जरूरत नहीं पड़ती। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऑब्जर्व किए जाने पर वेव फंक्शन के कोलैप्स होने की वजह असल में मेजरमेंट प्रॉब्लम है। असल में क्वांटम पार्टिकल्स के मामले में मेजरमेंट को अभी ठीक से डिफाइन नहीं किया जा सका है। हम नहीं जानते कि एक क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के असल मायने क्या हैं। जब भी हम किसी क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो उस पार्टिकल से लेकर हमारे बीच में चेन ऑफ इवेंट की एक पूरी श्रृंखला होती है। इसमें ऑब्जर्वेशन कहां पर होता है? क्या फोटोन के पार्टिकल से टकराने पर, या उस फोटोन के डिटेक्टर के सेंसर से टकराने पर, या कंप्यूटर सर्किट में कहीं, या स्क्रीन पर डिस्प्ले होने पर, या हमारी आंखों द्वारा उसे देखने पर, या हमारे दिमाग में कहीं? क्योंकि किसी भी परिणाम को अंततः एक कॉन्शियस ऑब्जर्वर के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जाता है तो यहां पर इक्वेशन में कॉन्शियसनेस को घुसा देना आसान हो जाता है। लेकिन अभी 2011 में शान यू और डिंको निकोलिक द्वारा पब्लिश किए गए एक पेपर में एक प्रयोग द्वारा इस बात की पुष्टि हुई है कि कोलैप्स का कारण कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर नहीं है। उन्होंने अपने प्रयोग में क्वांटम पार्टिकल की इंफॉर्मेशन को किसी ऑब्जर्वर को उपलब्ध कराने के बजाय उसे एक एटम की स्टेट में रिकॉर्ड किया और पाया कि इस स्थिति में भी वेव फंक्शन कोलैप्स करता है, जो इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि कोलैप्स का कारण कोई कॉन्शियस ऑब्जर्वर नहीं है। पैनसाइकिज्म की थ्योरी पर एक सवाल यह भी उठता है कि जिस यूनिवर्सल सुप्रीम कॉन्शियसनेस के अस्तित्व का दावा किया जा रहा है, आखिर उसका सोर्स क्या है? वो बिना किसी सोर्स, बिना किसी मैकेनिज्म के वजूद में कैसे है? क्योंकि आमतौर पर जैसा हम देखते हैं कि किसी भी लॉजिकल डिवाइस या ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए एक मशीन, एक मैकेनिज्म मस्ट है, और कॉन्शियसनेस जैसी कॉम्प्लेक्स चीज के लिए तो एक बेहद कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जरूरी है। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि जीवधारियों की कॉन्शियसनेस का स्तर उनके ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ बढ़ता चला जाता है,
तो यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस के पीछे कौन सा मैकेनिज्म है? कुछ धार्मिक लोग इसके लिए कुछ ऐसा तर्क देते हैं कि हम सब मैटर से बने हैं और हम सब कॉन्शियस हैं, तो इसका मतलब है कि कॉन्शियसनेस मैटर का गुण है और इसलिए मैटर से बना ये यूनिवर्स भी कॉन्शियस है। ये तर्क गलत है, क्योंकि अगर हम इसे सही माने तो हमें एक पत्थर को भी जीवित मानना पड़ जाएगा, क्योंकि हम सभी मैटर से बने हैं और जीवित हैं, तो इसका मतलब जीवन मैटर का गुण है। लेकिन हम पाते हैं कि जीवन मैटर से जरूर बना है, लेकिन हर जीवित चीज के पीछे मैटर का एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और यह कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ही उसे जीवित बनाता है। जीवन का गुण इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के कारण ही प्रकट होता है। तो आखिर इस यूनिवर्सल सुप्रीम कॉन्शियसनेस के पीछे कौन सा मैकेनिज्म है? कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यूनिवर्स में मौजूद अरबों खरबों गैलेक्सीज एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का निर्माण कर सकती हैं, बिल्कुल ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स के नेटवर्क की तरह, और हो सकता है उनके बीच किसी तरह सूचना का आदान प्रदान भी होता हो। अगर ऐसा हुआ तो यूनिवर्स एक जायंट ब्रेन की तरह बर्ताव कर सकता है और इस तरह हो सकता है कि उसमें कॉन्शियसनेस का गुण भी प्रकट हो जाए। ये आइडिया सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन असल में ये कोरी कल्पनाओं के घोड़ों को दूर तक दौड़ाने से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना तो हमारे पास गैलेक्सीज के बीच मौजूद ऐसे किसी भी नेटवर्क के होने के सबूत हैं और ना ही उनके बीच होने वाली किसी ऐसी सूचनाओं के आदान प्रदान के ही कोई सबूत हैं। असल में यूनिवर्स को कॉन्शियस साबित करने से पहले हमें एक सवाल खुद से पूछना चाहिए कि क्या यूनिवर्स जैसा है और इसमें जो कुछ घट रहा है उसके लिए इसे कॉन्शियस होने की जरूरत है? विज्ञान के जरिए आज तक हमने इस यूनिवर्स को जितना समझा है उससे हम जानते हैं कि अभी तक हमारे सामने यूनिवर्स की कोई ऐसी घटना या प्रक्रिया नहीं है जिसके लिए यूनिवर्स के कॉन्शियस होने की जरूरत पड़ती हो। फिजिक्स के नियम यूनिवर्स की तमाम घटनाओं को बिना इसके कॉन्शियस हुए अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर यूनिवर्स वास्तव में कॉन्शियस होता तो हमें यहां पर यूनिवर्स द्वारा कोई कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग देखने को मिलनी चाहिए, जैसे कि हमें कॉन्शियस लिविंग बीइंग में देखने को मिलती है। लेकिन जब हम यूनिवर्स पर नजर डालते हैं तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। हमें तो बस ये पूरा यूनिवर्स फिजिक्स के नियमों पर नाचता नजर आता है। कहने का मतलब है कि पैनसाइकिज्म की अवधारणा के पक्ष में हमें एक भी एविडेंस ऐसा नहीं मिलता कि कम से कम इसे एक हाइपोथेसिस के तौर पर ही स्वीकार किया जा सके। किसी कॉन्सेप्ट को एक हाइपोथेसिस के तौर पर स्वीकार करने के लिए भी कम से कम उसे टेस्टेबल तो होना ही चाहिए। इसका दावा करने वाले आज तक कोई भी टेस्टेबल हाइपोथेसिस प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। उनकी ये अवधारणा मात्र उन स्थानों में शरण लेती देखी जाती है जहां अभी विज्ञान की रोशनी पूरी तरह से नहीं पहुंची है, और इस तरह ये गॉड ऑफ गैप्स से जरा भी बेहतर नहीं है, जिसमें साइंस द्वारा किसी चीज को एक्सप्लेन ना कर पाने की स्थिति में उसे गॉड की एग्जिस्टेंस के प्रूफ की तरह पेश किया जाता है। तो कॉन्शियसनेस के बारे में साइंस के पास कहने को क्या है? क्या कोई ऐसी थ्योरी या कोई प्रैक्टिकल है जिसके जरिए हम इसको समझ सकें? जहां न्यू एज स्पिरिचुअल गुरुज क्वांटम फिजिक्स में नॉन मटेरियल सुप्रीम कॉन्शियसनेस का अपना हवाई सिद्धांत घुसाने की चेष्टा करते रहते हैं, तो वहीं कुछ विद्वान एक दूसरी संभावना पर विचार कर रहे हैं, जिसे मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट से इतर साइंस के दायरे में रखा जा सकता है। जैसे फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज का मानना है कि कॉन्शियसनेस कई मामलों में कंप्यूटर एल्गोरिदम से काफी अलग है। ये कंप्यूटर एल्गोरिदम्स की तरह डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, बल्कि क्वांटम पार्टिकल्स की तरह प्रोबेबिलिस्टिक है। यानी जिस तरह हम किसी मशीन के व्यवहार को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उस तरह हम किसी जीव के व्यवहार को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इसी से उन्होंने थ्योराइज किया कि कॉन्शियसनेस ब्रेन के सेल्स में चलने वाली क्वांटम एक्टिविटीज से पैदा हो सकती है। उनका कहना है कि हमारे ब्रेन सेल्स में माइक्रोट्यूबुल नाम की एक संरचना होती है, जो कि ट्यूबुलाई प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसमें मौजूद ट्यूबुलाई प्रोटीन्स क्वांटम क्यूबिट की तरह व्यवहार कर सकते हैं। हालांकि ये थ्योरी काफी विवादास्पद है। बीते कई सालों में कई वैज्ञानिकों ने इसकी संभावनाओं पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ब्रेन में मौजूद परिस्थितियों में क्वांटम सुपरपोजिशन को मेंटेन करना बेहद कठिन है, और यदि ये किसी तरह हो भी जाती है तो इसका टाइम पीरियड बेहद कम होगा और इसका कंपैरेटिवली स्लो न्यूरोनल एक्टिविटीज के साथ तालमेल बिठा पाना तो तकरीबन नामुमकिन ही है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हम कॉन्शियसनेस को क्वांटम वर्ल्ड से जोड़कर इसको बेवजह कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, जबकि अभी ब्रेन के ही फंक्शन को पूरी तरह से नहीं समझा गया है। हो सकता है ब्रेन में चलने वाली नॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटीज के जरिए इसको एक्सप्लेन किया जा सकता हो सकता है, पर समस्या यह है कि हम अभी ब्रेन कैसे काम करता है इसे पूरी तरह नहीं समझते। हम नहीं जानते कि ब्रेन किस तरह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो कौन सी एल्गोरिदम्स पर काम करता है और वो सेंसरी इनपुट्स और मेमोरीज को
किस तरह एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस में बदलता है। लेकिन बीते सालों में मनोविज्ञान में हुई खोजें हमें बताती हैं कि सेंसरी इनपुट्स के जरिए जो भी डेटा ब्रेन को मिलता है वो उस जानकारी से लगातार हमारे आसपास की दुनिया का मॉडल तैयार करता रहता है, जो कि इम्परफेक्ट होता है। यानी उसमें उतनी ही जानकारी होती है जितनी हमें हमारे महत्वपूर्ण डिसीजन को लेने के लिए जरूरी होती है। यही नहीं, ब्रेन अपनी एक्टिविटीज का भी एक मॉडल तैयार करता है ताकि वो महत्वपूर्ण चीजों पर फोकस कर सके। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद यही मॉडल हमारे उस अनुभव के लिए जिम्मेदार है जिसे हम चेतन अनुभव यानी कॉन्शियस एक्सपीरियंस या क्वालिया कहते हैं। ब्रेन किस तरह कॉन्शियस एक्सपीरियंस को पैदा करता है और ये किस तरह ब्रेन के अदर फंक्शन से अलग है, इसकी एक झलक हमें एक बीमारी जिसे हेमीसेप्टियल नेग्लेक्ट कहते हैं उसमें देखने को मिलती है। ये बीमारी ब्रेन के लेफ्ट एंड राइट में से एक हेमिस्फीयर में हुए डैमेज के कारण होती है। ज्यादातर केसेस में पेशेंट की बाईं ओर की चीजों के प्रति अवेयरनेस चली जाती है। यदि आप ऐसे किसी पेशेंट के बाएं गाल पर थप्पड़ मारने का अभिनय करें तो वो बचने की कोशिश करेगा, लेकिन यदि आप उससे पूछेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो उसका कोई भी कारण नहीं बता सकेगा। यानी दिमाग का एक हिस्सा अभी भी सेंसरी इनपुट से मिली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और शरीर उस पर प्रतिक्रिया भी दे रहा है, लेकिन पेशेंट इस सब से अवेयर नहीं है। 2014 में जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में कुछ साइंटिस्ट एक महिला जो कि एपिलेप्टिक सीजर का शिकार थी के ट्रीटमेंट की कोशिश कर रहे थे। कई मेथड्स आजमाने के बाद उन्होंने ब्रेन के एक अंदरूनी हिस्से जिसे क्लोस्ट्रम कहते हैं को एक प्रोब की मदद से स्टिमुलेट करके देखा। क्लोस्ट्रम को स्टिमुलेट करते ही पेशेंट जो कि एक किताब को पढ़ रही थी अचानक ही शून्य में ताकने लगी। उसने किसी भी विजुअल एंड ऑडियो कमांड का रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया। जैसे ही स्टिमुलेशन को बंद किया गया वो तुरंत ही सामान्य हो गई। स्टिमुलेशन के दौरान उसने जो कुछ भी अनुभव किया वो उस सब से अनअवेयर थी। ये स्थिति बेहोशी की स्थिति से काफी अलग है, क्योंकि इस दौरान उस पेशेंट ने अपने शरीर से नियंत्रण नहीं खोया था। उसकी आंखें खुली थीं और इस दौरान वो बिना किसी सहारे के बैठी रही। ये प्रयोग इस चीज को समझने में हमारी मदद करता है कि कॉन्शियसनेस का कोई बाहरी कारण नहीं है, बल्कि ये ब्रेन का ही एक फंक्शन है। असल में ब्रेन के अलग अलग रीजन अलग अलग सेंसरी इनपुट्स को प्रोसेस करते रहते हैं और ब्रेन के ही कुछ रीजन इन सारी इंफॉर्मेशन को एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर की तरह सुनते और कंट्रोल करते हैं। यही शायद उस अनुभव को पैदा करते हैं जिसे हम कॉन्शियस एक्सपीरियंस की तरह जानते हैं। यानी कॉन्शियसनेस ब्रेन का वो फंक्शन है जो तमाम सेंसरी इनपुट्स की प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को जोड़ तोड़कर एक कंबाइंड एक्सपीरियंस बनाती है। लेकिन चूंकि ये एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है और साइंस के पास अभी तक कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इसे ऑब्जेक्टिवली साबित किया जा सके, इसलिए ये हर तरह की फिलॉसफी, हर तरह की संभावना के लिए एक अच्छा ग्राउंड प्रोवाइड कराता है। जहां भी रहस्य है वहां अनगिनत तरह की कहानियां बुनी जा सकती हैं, अनगिनत तरह के एक्सप्लेनेशन दिए जा सकते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि हम समाधान चाहते हैं, प्रामाणिक नहीं तो काल्पनिक ही सही, नेचुरल नहीं तो सुपरनेचुरल ही सही। 17वीं सदी तक लाइट को भी एक रहस्यमयी चीज की तरह देखा जाता था। अधिकतर विद्वान इसे नॉन मटेरियल और नेचर के लॉज के परे मानते थे और कहते थे कि शायद विज्ञान इसे कभी एक्सप्लेन ही ना कर पाए। इसी तरह लाइफ को भी एक मिस्टीरियस सब्सटेंस जिसे वाइटल फोर्स का नाम दिया गया था उससे एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन आज हम जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और लाइफ मॉलिक्यूल से बना एक क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो कि ग्रो और रिप्रोड्यूस करता है, और ऐसा करने के लिए इसे वाइटल फोर्स जैसे किसी मैजिकल सब्सटेंस की जरूरत नहीं है। इसी तरह कॉन्शियसनेस भी कोई रहस्यमयी चीज नहीं बल्कि मात्र ब्रेन का ही एक फंक्शन हो सकती है। जबकि अभी ब्रेन को ही पूरी तरह से नहीं समझा गया है, ऐसे में हमें इसे मिस्टीरियस सब्सटेंस की तरह पेश करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना हमें सॉल्यूशन से दूर ही ले जाएगा। अपने अज्ञान को स्वीकारना जानने की दिशा में पहला कदम होता है। तो यदि किसी चीज का कोई प्रामाणिक जवाब हमारे पास नहीं है तो बेहतर है कि हम उसे ईमानदारी से स्वीकार करें, बजाय इसके कि हम किन्हीं अप्रामाणिक व्याख्याओं या फिर किस्से कहानियों में विश्वास कर रहे हैं। रिचर्ड फेनमैन का एक फेमस कोट है कि मैं उन सवालों के साथ जीना पसंद करूंगा जिनके जवाब नहीं है, बजाय उन जवाबों के कि जिन पर कि सवाल ही ना उठाए जा सके। दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।